हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं HSSC TGT स्क्रीनिंग के लिए जो हमने सीरीज चलाई हुई है MCQ सीरीज़, तो उसी को लेकर एक और कड़ी इसमें जोड़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है आदिकाल से है, वो अपभ्रंश रचनाएं हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने किस समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। तो 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को डॉक्टर हरदेव बाहरी जो आचार्य हुए हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने ये अपभ्रंश का स्वर्णकाल यानी कि अपभ्रंश का सबसे अच्छा समय कब था, 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा छंद का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है। जो 6ठी सदी के कवि थे दोस्तों जो इंदु, उससे दोहा छंद का प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत इसी से मिलती है, यानी कि जो दोहा है अपभ्रंश में, वो इन्हीं की रचनाओं से मिलता है, यानी कि दोहा छंद का प्रारंभ इन्हीं की रचनाओं से मिलता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि दोस्तों स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू यानी कि इनका जन्म 783 ईस्वी में हुआ था और इनके दोस्तों 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पौम चिरऊ, रिठ्ठेमणि चिरऊ और स्वयंभू छंद। तो दोस्तों ये जैन परंपरा के पहले कवि थे। और जो पौम चिरऊ था दोस्तों, इनका जो राम काव्य पर आधारित ग्रंथ इनका रहा है, वो अपभ्रंश का आदि काव्य भी है। उसमें 5 कांड और 33 जो संधियां हैं। तो पौम चिरऊ अधूरा रह गया था, इनके पुत्र त्रिभुवन ने उसको क्या है पूरा किया था। त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है। एक तो है दोस्तों इनकी परमात्म प्रकाश और दूसरा है योगसार। तो दोस्तों ये किसकी रचना है, जो 6ठी सदी के कवि थे अपभ्रंश में, अपभ्रंश रचनाओं में 6ठी सदी के कवि जो इंदु की परमात्म प्रकाश और योगसार, ये काफ़ी बार आती भी है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जो भी हिंदी साहित्य के पेपर होते हैं उनमें ये सब आती है। परमात्म प्रकाश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ कौन से हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया दोस्तों। पौम चिरऊ एक राम काव्य है, इसमें राम का चरित्र दिया गया है। और रिठ्ठेमणि चिरऊ स्वयंभू छंद। तो पौम चिरऊ दोस्तों राम काव्य आधारित है, इसमें 5 कांड और 33 संधियां हैं। अपभ्रंश का इसको आदि काव्य कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों रिठ्ठेमणि चिरऊ और स्वयंभू छंद। आगे दोस्तों अपभ्रंश का आदि काव्य आदि नहीं है दोस्तों, ये है आदि काव्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में भी कि जो पौम चिरऊ है, यानी कि जो पौम चिरऊ है उसे अपभ्रंश का आदि काव्य कहा जाता है। और ये किसकी रचना है दोस्तों, स्वयंभू की है। स्वयंभू का जन्म कब हुआ दोस्तों, 783 ईस्वी में हुआ है और ये जैन परंपरा के पहले कवि हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी दोस्तों स्वयंभू को ही कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास स्वयंभू है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा किसे कहा है। तो डॉक्टर भयाणी ने दोस्तों अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा है, पुष्यदंत को कहा था। ये मूलतः दोस्तों शैव थे, लेकिन अपने आश्रयदाता के कहने से इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया तो इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो जैन कवियों में गिनी जाती है। आगे दोस्तों पुष्पदंत को किन उपाधियों से नवाजा गया था। तो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। तो दोस्तों इनकी भी 3 रचनाएं मिलती है। 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार और दोस्तों न्याय कुमार चिरऊ और एक है दोस्तों जसहर चिरऊ। तो ये दोस्तों इनकी 3 रचनाएं
मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो दोस्तों जो इनकी महापुराण इनकी 63 महापुरुष जो रचना है उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। और तीनों जो चरित्र काव्य अर्थात किसी न किसी के चरित्र को लेकर लिखे गए हैं। आगे दोस्तों भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा दोस्तों धनपाल की रचना है। जो ये धनपाल जैन कवि हुए हैं दोस्तों ये भी, तो ये भविष्यत कहा इन्हीं की रचना है। और दोस्तों 10वीं सदी की ये रचना है। कौन सी सदी की रचना है दोस्तों? ये 10वीं सदी की। और भविष्यत कहा का संपादन दोस्तों किसने किया था? डॉक्टर याकोबी ने। डॉक्टर याकोबी ने इसका संपादन किया था। भविष्यत का धनपाल की रचना है, 10वीं सदी की रचना है। और दोस्तों इसका जो संपादन है वो डॉक्टर याकोबी ने किया था। और इसमें दोस्तों किसका वर्णन है? गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा का इसमें वर्णन है। और इस कथा के माध्यम से दोस्तों इन्होंने कवि ने अर्थात धनपाल ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के बारे में और कुटिल स्त्री का जो चरित्र होता है उसके बारे में बताया गया कि बहुविवाह के दुष्परिणाम क्या होते हैं और एक कुटिल स्त्री कैसी होती है उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है भविष्यत कहा में। आदिकाल में देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा था? सभी जो कवि थे दोस्तों वो जैनी थे, लेकिन एक कवि ऐसे थे जो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे यानी कि मुसलमान थे, तो वो है दोस्तों संदेश राशक। तो संदेश राशक के जो लेखक है दोस्तों वो अब्दुल रहमान है। कौन है दोस्तों? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है ये संदेश राशक। और ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है यानी कि प्रथम धर्मेतर यानी कि धर्म से अलग अर्थात ये एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों इसका जो समय है वो 12वीं सदी है। कई बार दोस्तों इन ग्रंथों का समय भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। संदेश राशक यानी कि जो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई संदेश राशक है उसकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों? उसकी विषय वस्तु है दोस्तों विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा इसमें प्रकट की गई है। संदेश राशक अब्दुल रहमान का ग्रंथ है और ये 12वीं सदी का ग्रंथ है और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा व्यक्त की गई है। पाहुड़ दोहा किसका ग्रंथ है? पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह का ग्रंथ है। और ये जो मुनि राम सिंह है दोस्तों यह भ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह भ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन से है? मुनि राम सिंह। और ये इनका काफ़ी चर्चित ग्रंथ रहा है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है दोस्तों? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हेमचंद्र को। हेमचंद्र का जो जन्म है दोस्तों वो कब हुआ था? 1088 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। और ये जैन जो ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यह भ्रंश रचनाएं ये सभी जैन धर्म से संबंधित रचनाएं हैं। और इनको प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। और इनकी हेमचंद्र की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो शब्दानुशासन है दोस्तों। जो इनकी शब्दानुशासन जो इनकी जैन धर्म की रचना है वो शब्दानुशासन है। कुमारपाल चरित भी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट तो शब्दानुशासन ही है। यह अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किस आदिकालीन कवि के बारे में कहा है? यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो काफ़ी बड़े आचार्य रहे उन्होंने किसी के बारे में ये बात कही है अभ्रंश कवि के बारे में, आदिकालीन कवि के बारे में, कि ये सब अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। तो ये दोस्तों इन्होंने सारंगधर के बारे में ये बात इन्होंने कही है। तो ये भी दोस्तों आदिकाल के जैन कवि रही हैं। अभ्रंश रचना इन्होंने लिखी है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 15 क्वेश्चन। इन 15 में दोस्तों मैंने कि साथ ही साथ इनकी डिटेल भी बताई है। तो 15 क्वेश्चन न होकर ये 20-30 क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से कीजिए दोस्तों। और आपकी HSSC TGT स्क्रीनिंग में इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, यकीन मानिए, और आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।